नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। इस कोर्स के अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर राजस्थान के कुछ प्रमुख किसान आंदोलन देखें। आज पार्ट 2 के अंदर हम बाकी के किसान आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि किसान आंदोलन क्यों होते थे, क्या समस्याएं थी, जिसके अंदर करों की समस्याएं थी, क्या किस तरह की लगाने लगती थी, लागें लगती थी, और किस तरीके से बेगार भी एक समस्या थी, और सामंतों के जो जुल्म थे। तीन मुख्य कारण थे जो कि किसान आंदोलन को आगे लेके जाता है। हमने बिचौलिया, बेगू और बूंदी की किसान आंदोलन देख चुके हैं। अब हम जयपुर राज्य के अंदर बढ़ेंगे कि जयपुर राज्य के अंदर किसान आंदोलन किस तरीके से हुए। जयपुर राज्य के अंदर मुख्यतः जो पश्चिमी भाग के ठिकाने थे, जैसे शेखावटी हो गया, तोरावटी हो गया, सांबर हो गया, सीकर हो गया, खेसड़ी हो गया, इन जगह पर मूल केंद्र था। पूर्वी भाग में इतने आंदोलन नहीं हुए थे। तो आपको पता ही, ये आपका जयपुर राज्य था। तो यहाँ पे सीकर, शेखावटी, इस जगह पे मुख्यतः आपके जो सारे सारे किसान आंदोलन हुए हैं। और बाद में हम देखेंगे इसका प्रभाव यहाँ पे जो आपका बीकानेर राज्य है इसके ऊपर कैसे पड़ता है और मारवाड़ के ऊपर कैसे पड़ता है। तो जयपुर किसान आंदोलन का प्रभाव यहाँ पे भी पड़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे। पर पहले हम कवर करते हैं कि जयपुर किसान आंदोलन किस तरीके से हुआ। जयपुर के अंदर सीकर एक रियासत थी, अंदर ठिकाना था। तो सीकर के नए राव राजा जो कल्याण सिंह थे 1922 में, तो उन्होंने जब नए राव राजा बने तो उन्होंने 25 से 50% कर दिया था भूमि कर को, और ये वचन दिया कि अगले साल आपको छूट दे दी जाए, लेकिन ऐसी कोई छूट दी नहीं। तो इसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। रामनारायण चौधरी यहाँ पे आए, हरि ब्रह्मचारी यहाँ पे आए। हमने देखा था रामनारायण चौधरी ये वही है जो कि आपके बेगू किसान आंदोलन में थोड़ा जुड़े हुए थे और बूंदी के अंदर जुड़े हुए थे। ये यहाँ पे भी ये बड़े किसान नेता थे, तो ये सीकर भी आए थे, और इसकी वजह से आंदोलन हुआ। और फिर ब्रिटिश सरकार ने ये कहा सीकर को, कि सीकर के ठिकाने को, कि आप है ना नियमित रूप से भूमि बंदोबस्त करो, लैंड सेटलमेंट करो। भूमि बंदोबस्त का मतलब क्या होता था कि मान लो कि आपकी ज़मीन है, इसको नाप चौक करेगा और फिर देखेगा कि इसमें से पैदा कितने होने वाली है, तो पैदा को मापा जाता था और उसके ऊपर फिर लगान तय किया जाता था कि कितना लगान लिया जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया कि जब सर्वेक्षण कर रहे थे, तो सर्वेक्षण के लिए एक जो माप की इकाई होती है उसे जरीब कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, ऐसी एक चेन होती है, साकड़ होती है, जो लंबी लंबी कड़ियों से बनी हुई होती है। इस तरीके की बहुत सारी कड़ियाँ लगी हुई होती है, करीब करीब 66 फीट की हुआ करती थी। इसमें 100 कड़ियाँ लगी हुई होती थी और ये 66 फीट की होती थी। अब जो जरीब की साइज़ है वो छोटी यूज़ कर ली। अब छोटी यूज़ करेगा तो भूमि ज़्यादा दिखेगी, और भूमि ज़्यादा दिखेगी तो लगान ज़्यादा आएगा, तो किसान के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो इसलिए जो सर्वेक्षण के अंदर शिखर में छोटी जरीब यूज़ की, इसकी वजह से बड़ी समस्या हुई और आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ साथ जब ये सर्वेक्षण किया तो इन्होंने इजाफा के नाम पर 1 बीघा ज़मीन के ऊपर 2 आना भूमि कर और बढ़ा दिया। कहा कि ये ज़रूरत है, हमने सर्वेक्षण में हमें ये पता चला है कि ज़्यादा पैदावार होती है तो ज़्यादा कर लेना चाहिए। तो एक तो छोटी जरीब भी इस्तेमाल कर दी, तो जो बीघा का माप है वो छोटा माप भी बीघा कहलाने लग गया, और उसके ऊपर जो कर है वो भी और ज़्यादा लगने लग गया। तो ये दो समस्याएं थी। उसके ऊपर फिर बड़े इन्होंने लोगों ने जुट के आंदोलन किया, लगातार इस चीज़ से लड़ते रहे। तो उसके बाद ने बगड़ के अंदर एक जाट सभा बुलाई। जाट नेता देशराज है, भरतपुर के जाट नेता थे। इन्होंने सीकर में आकर एक बड़ी जाट सभा बनाई। उसके बाद में 1932 के अंदर एक बसंत पंचमी के दिन एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय जाट सभा हुई थी, जिसमें 60,000 लोग आए थे। ये झुंझुनू में हुई थी। इसके बारे में आपको कभी प्रश्न पूछ सकता है कि 1932 की अखिल भारतीय जाट सभा कहाँ हुई थी, तो झुंझुनू में हुई थी। 1933 में देशराज जो कि जाट नेता थे भरतपुर के, इन्होंने सीकर के अंदर विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया। अब यज्ञ करवाया तो उस समय जो वहाँ के राव राजा थे उनसे ये कहा कि आप यज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए अपना हाथी दीजिए, तो उन्होंने हाथी देने से मना कर दिया। तो उनके बारे में कुछ कुछ बातें की, मतलब सभा के अंदर उनके बारे में, उनके अगेंस्ट बहुत कुछ चीज़ें बोली गई। तो उन्होंने लेके वहाँ पे जो सभा का जो सेक्रेटरी था, सचिव था चंद्रभान, उसको गिरफ्तार करवा लिया। फिर सीहोट के अंदर भी समस्या चल रही थी। सीहोट के अंदर ठाकुर मान सिंह थे, उन्होंने मोतिया के पास गांव की महिलाओं के साथ बदतमीजी की, तो एक जाट महिला सम्मेलन आया इसकी वजह से, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। अब राजस्थान के अंदर महिला स्वतंत्रता सेनानी में इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कौन थे जाट महिला सम्मेलन की अध्यक्ष। तो वो किशोरी देवी थी। इसके बाद में जो शेखावटी है, शेखावटी ने कर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा लग रहा था। आपको पता है कि जयपुर के अंदर कर बढ़ गया था, तो कर ज़्यादा लग रहा था। तो हमीरपुर के जो ठाकुर थे उन्होंने कर नहीं देने के कारण
हनुमानपुरा गांव के किसानों के घरों में आग लगा दी। तो आग लगा दी तो और ज़्यादा फिर मतलब आंदोलन भड़का, और उसके बाद में यहाँ पे अच्छे से सेटलमेंट साइन किया गया और सर्वेक्षण हुआ, तो 1936 के अंदर यहाँ पे शांति बनी। और जयपुर के अंदर अधिकतर जगहों पे फिर जो नया बंदोबस्त है वो साइन किया गया, नया बंदोबस्त निकाला। उस बंदोबस्त की जरिए लगाने कम हुई और सर्वेक्षण फिर से किया गया। तो उसके बाद में आंदोलन थोड़ा शिथिल हुआ 1936 के बाद में, और 1947 तक, जब तक हीरालाल शास्त्री की लोकप्रिय सरकार नहीं आ रही थी, कुछ न कुछ रहते ही थे छोटे मोटे मुद्दे, पर 1936 के बंदोबस्त के अंदर अधिकतर मुद्दे समाप्त हो चुके थे। इसके बाद में जो भरतपुर का किसान आंदोलन है, भरतपुर के किसान आंदोलन में क्या हुआ था कि जो नया भूमि बंदोबस्त उन्होंने 1931 में लागू करवाया, उसमें भू राजस्व बढ़ गया। तो जो लंबरदार होते थे, एक राजस्व अधिकारी हुआ करता था जो कि राजस्व कलेक्ट करके देता था, तो उन्होंने ही विद्रोह कर दिया इसका। और जो फौजी लंबरदार करके एक आदमी थे, उनको गिरफ्तार किया और आंदोलन समाप्त किया। इसके अंदर आपको सिर्फ फौजी लंबरदार का नाम याद रखना है कि फौजी लंबरदार करके एक आदमी थे जो कि भू राजस्व, जो कि 1931 का बंदोबस्त था भरतपुर का, उसका विरोध किया था इन्होंने। मेव का किसान आंदोलन, किसान आंदोलन भरतपुर और अलवर दोनों ही राज्यों के अंदर था। इसकी शुरुआत 1932 में मोहम्मद हादी ने की थी। इन्होंने एक संस्था बनाई थी, अंजुम खादिम उल इस्लाम। इसके थ्रू इन्होंने जो मेव जाति, मेव कृषक जाति है मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उसका आंदोलन था ये। और ये किसान आंदोलन था, ये धार्मिक आंदोलन नहीं था। तो मेव जाति के किसानों को खुश करने के लिए राज्य सरकार ने खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को राज्य की काउंसिल के अंदर शामिल कर दिया। फिर भी ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बिलग्रामी की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई और उसको रिपोर्ट देने के लिए कहा। बिलग्रामी की रिपोर्ट के आधार पर कुछ भू राजस्व और अन्य करों के अंदर लोगों को छूट दी गई यहाँ पे। अब आपका, हमने देखा कि भरतपुर अलवर में भी आपका भरतपुर के अंदर चल रहा था, अलवर के अंदर भी किसान आंदोलन चल रहा था। अलवर के अंदर किसान आंदोलन के दो मुख्य कारण थे। एक तो ये था कि अलवर की रियासत के अंदर जंगली किसानों को अनाज खिलाकर रौंदों में पाला जाता था। तो पालते थे, तो फिर एक जंगली सूअर है ये, जब उनको खुला छोड़ा जाता था तो वो फसलों के नुकसान करते थे, तो किसान बड़े परेशान थे। और अलवर राज्य के अंदर सूअर को मारने पर प्रतिबंध था कि आप मार नहीं सकते। तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन चला, किसानों ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद में 1921 के अंदर सूअर मारने की इजाज़त मिल गई। फिर 1923 से लेके 1924 तक का जो लगान रिवाइज करने का टाइम था, वापस उसको चेंज करने का टाइम था, उस समय महाराजा जयसिंह जो थे अलवर के, उन्होंने 40% से लगान बढ़ा दिया। अब इस 40% से जो लगान बढ़ा, उसकी वजह से 14 मई 1925 को 800 किसान नीमूचड़ा गांव के अंदर एकत्रित हुए थे। ये नीमूचड़ा गांव अलवर के अंदर आता है, वहां पे एकत्रित हुए इस 40% लगान के विरुद्ध जो कि महाराजा जयसिंह ने लगवाया था अलवर में। यहाँ पे जब वो किसान एकत्रित थे तो मशीन गन से फायरिंग की गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इससे जलियांवाला बाग से भी विभत्स कांड बताया, इसको नीमूचड़ा कांड कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है, नीमूचड़ा कांड कब हुआ, तो तारीख आपको पता होनी चाहिए, 14 मई 1925। कहाँ हुआ? नीमूचड़ा गांव अलवर रियासत के अंदर हुआ था। क्यों हुआ था? महाराजा जयसिंह के द्वारा 40% लगान बढ़ा दिए जाने की वजह से हुआ था। इसको जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया गया है, इसको डायरवाद बताया गया है गांधी जी के द्वारा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी बड़ी चर्चा हुई थी कि ये बड़ा ही मतलब नरसंहार जो था वो बड़ा कुकृत्य था उस समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मारवाड़ किसान आंदोलन है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जयपुर राज्य है, इसकी जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे जैसे सीकर हो गया, शेखावटी हो गया, इस क्षेत्र के अंदर जब आंदोलन हो रहा था, तो जो इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र है आपके यहाँ के, उनके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए जो मारवाड़ राज्य के पूर्वी क्षेत्र, जो कि जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां पे बड़ा असर पड़ा। मुख्यतः ये असर दो परगनों में पड़ा, एक तो डीडवाना परगने में पड़ा और एक सांबर परगने में पड़ा। दोनों ही यहीं पे दिखते हैं आपको, तो इन दोनों परगनों के ऊपर इसका असर पड़ा। लेकिन मारवाड़ के अंदर जो आंदोलन है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ। जैसे आपने देखा बिजोलिया का किसान आंदोलन तो 1897 में ही चालू हो गया, जयपुर वगैरह के अंदर 1920 से आंदोलन चल रहे थे। राजस्थान के अंदर 1940, राजस्थान के मारवाड़ राज्य के अंदर 1940 के आसपास ये आंदोलन शुरू हुए थे। 28 मार्च 1942 को एक उत्तरदायी शासन दिवस रखा था, जिसको मनाया था मारवाड़ के लोक परिषद ने। तो इसको
इसमें जहाँ जहाँ ये मनाया जा रहा था उसको उसका दमन हिंसा के साथ किया गया था, लोगों को धारदार हथियारों से मारा गया था, लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद में एक बड़ा कांड था डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड आपको याद रखना है, यही एक कांड है जो मारवाड़ के किसान आंदोलन में फेमस है। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, जो कि डीडवाना परगना में एक जगह है, वहाँ के स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी ने एक बड़ी सभा बुलाई थी, जिसमें बाहर के बहुत सारे लोग आए थे। मथुरादास माथुर गए थे, जो द्वारकादास पुरोहित गए थे, राधा किशन बोरा गए थे, ये सब लोग वहाँ गए थे और इनके घर पे रुके थे मोतीलाल चौधरी के। इनके घर पे आक्रमण किया गया, इनकी पत्नी को मार दिया गया, इनकी माँ को मार दिया गया, इनके भाई की हत्या होगी, इनकी खुद की हत्या होगी। तो इस वजह से डाबड़ा कांड बड़ा ही फेमस है। डाबड़ा कांड किसके घर पे अटैक हुआ था? मोतीलाल चौधरी के यहाँ पे अटैक हुआ था। तो ये मारवाड़ रियासत से, आपको इतना शायद तक नाम ना पूछे कभी भी, कभी भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो वो राज्य के हिसाब से पूछे जाते हैं कि डाबड़ा कांड कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो बात डाबड़ा आपका मारवाड़ से रिलेटेड है। आपको पूछे नीमू चना कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो अलवर से रिलेटेड है। तो राज्य आपको अगर पता है तो आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत कम ऐसे जो आपके नेता है जिनके बारे में पूछा जाता है। नेताओं में आपको माणिक्यलाल वर्मा पूछ लेंगे, आपको विजय सिंह पथिक पूछ लेंगे, आपको राम नारायण चौधरी पूछ लेंगे, आपको जाट नेता देशराज पूछ लेंगे, या फिर आपको कुमाराम आर्य पूछ लेंगे। ज़्यादा जो हर छोटा नेता उसको पढ़ने की, इतनी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस राज्य के अंदर क्या हुआ था उतना आपको पता होना चाहिए, ताकि मतलब ये नहीं हो कि आप सवाल ही गलत कर दो। थोड़ा बहुत टाइमलाइन पता हो तो अगर टाइमलाइन से समय सीमा से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछे तो वो भी आप कर सको। इसके बाद में जो आखिरी आंदोलन है वो बीकानेर का किसान आंदोलन है। अभी आप देखिए बीकानेर ये है और ये यहाँ पे सीकर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी जाट प्रतिनिधि है वो सीकर के अंदर जो विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ था वहां पे भी गए थे। झुंझुनू के अंदर जो आपका ये झुंझुनू और ये सीकर है, तो वहाँ पे जो झुंझुनू के अंदर भारतीय जाट सभा हुई थी उसके अंदर भी गए थे। तो ये चूरू था, मेरी गलती है, यहाँ पे आपको झुंझुनू हो गया, यहाँ पे आपका सीकर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य की सीमा लगती थी, तो जाट प्रतिनिधियों ने इन सब जो यज्ञ महायज्ञ और सभाएं थी उनको अटेंड किया था, उसके अंदर भाग लिया था। तो उनको पता था कि मतलब किस तरीके के किसान आंदोलन चल रहे हैं। बीकानेर में उस समय में करीब करीब 37 तरह की लागें लगती थी। अब 37 तरह की लागें, आप समझो कितना सारा टैक्स देना पड़ता होगा। आपने पहले देखा कि 25% से 50% टैक्स कर दिया। अब इंडिया के अंदर तो चाहे कितनी बड़ी इनकम हो, 30% ज़्यादा टैक्स लगता है क्या सैलरी वालों के ऊपर? किसानों के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। पर आप ये सोचिए 50% किसान के ऊपर टैक्स, जो कि मतलब पैदा करने के लिए मतलब बहुत सारा खर्चा करता है। नौकरी पेशा आदमी के ऊपर 50% टैक्स नहीं लगाया जाता। तो बड़ा मतलब ये दयनीय स्थिति थी। तो 37 तरह के टैक्स लगते थे, और ये तो एक तरह का टैक्स था, वहाँ पे और अलग अलग तरह के टैक्स लगते रहते थे। तो 1937 के अंदर इसका विद्रोह करने के लिए उदासर में एक किसान नेता थे जीवन चौधरी, जिन्होंने विद्रोह किया। उसी तरीके से दूधवाखरा गांव के अंदर एक दूसरे किसान नेता थे हनुमान सिंह, उन्होंने विद्रोह किया। उनको देशद्रोह की अपराध में 5 साल की कैद हुई, और इनको मतलब गंगानगर जो तहसील थी इस राज्य के अंदर, वहाँ पे 100 मुरब्बा जमीन देने की बात की थी कि आप आंदोलन मत करो। इन्होंने मना कर दिया, उस प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया। रायसिंह नगर के अंदर लोक परिषद की एक मीटिंग बुलाई थी, लोक परिषद की एक सभा थी, जिसके अंदर गोलीबारी हुई और बीरबल सिंह शहीद हो गए। तो अब आपको ये याद रखना है, रायसिंह नगर बीकानेर के अंदर एक कांड हुआ था जिसके अंदर लोक परिषद की सभा के ऊपर गोलीबारी की गई थी। गोगामेडी के अंदर इसके बाद में एक किसान सभा बुलाई थी, जिसके अंदर यह आह्वान किया गया था कि जागीरी प्रथा है वो पूरी पूरी समाप्त कर देनी चाहिए। उसके बाद में आपको एक और कांड याद रखना है, 1946 का कांगड़ कांड है, जिसके अंदर जागीरदार ने अकाल के समय में भी पूरा लगान वसूलना चाहा। तो लगान जब भी भूमि सर्वेक्षण किया जाता था और बंदोबस्त किया जाता था, तो उसमें ये साफ होता था कि अगर अकाल पड़ जाएगा तो लगान पूरा नहीं लिया जाएगा, जितना फसल है उसके हिसाब से उसको कम किया जाएगा। तो लेकिन जागीरदार ने कहा कि मैं पूरा लगान वसूल करूंगा। तो लोगों ने जाके महाराजा को शिकायत की, महाराजा ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो फिर कांगड़ के जो जागीरदार है उसको लगा कि मेरी शिकायत करने ये लोग वहाँ पे गए, तो उनके अत्याचार और बढ़ गए लोगों के ऊपर। ये सब समाप्त तभी हुआ जब 1948 के अंदर लोकप्रिय सरकार आई। इस बीच में एक बड़े किसान नेता थे कुंभाराम आर्य, जो कि पूरे बीकानेर के इस आंदोलन के अंदर जुड़े रहे, और मतलब काफ़ी जगह पे इन्होंने साथ दिया। दूधासर में भी दिया, दूधवाखरा में भी दिया, कांगड़ में भी दिया। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, किसान आंदोलन क्यों। और यही वो चौधरी कुंभाराम आर्य जिनके नाम के ऊपर एक लिफ्ट परियोजना है। आपको अगर पता हो कि इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है वो इस तरीके से निकलती है, यहाँ से आती है और ये ऐसे जाती है यहाँ तक, और इसकी सब ब्रांच यहाँ पे बाड़मेर के अंदर जुड़ती है। तो यहाँ पे जो कुछ लिफ्ट परियोजनाएं इस तरीके से निकाली है। जो सबसे पहली लिफ्ट परियोजना है जो कि गंगानगर से निकल के हनुमानगढ़
चूरू और आपके झुंझुनू के अंदर पानी पहुंचाती है। उस लिफ्ट परियोजना का नाम रखा है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना, इस किसान नेता के नाम के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये फेमस किसान नेता है, इनकी किताब है किसान आंदोलन क्यों, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ आपके किसान आंदोलन आज समाप्त हो जाते हैं। अगली क्लास के अंदर हम जनजातीय आंदोलन देखेंगे, उसके बाद में प्रजामंडल और बाकी आंदोलन देखेंगे, और उसके बाद में कुछ टॉपिक्स आपके बच जाएंगे जो कि हम करेंगे। कला संस्कृति जो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे कि आपका प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन व्यवस्था की एक पूरी पूरी क्लास लेंगे, ताकि जो आपको जितने भी शब्द है ना, किस तरह की लगान होती थी, सामंती व्यवस्था कैसे होती थी, जागीरदार व्यवस्था कैसे होती थी, तो वो सब कुछ उसके अंदर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ पर हम जनजातीय आंदोलनों को पढ़ेंगे।